भारत की शिक्षा पद्धति हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हम लंबे समय तक हम शासन नहीं कर सकते। लेकिन वो कोडिफिकेशन पे जोर देते हैं कि कानून बनने चाहिए। तो आपने देखा होगा कि आईपीसी हमारे यहाँ उसी पीरियड में बना, हमारे यहाँ सीआरपीसी भी उसी पीरियड में बना 1898 में, 1860 में हमारा आईपीसी बन गया। ऐसे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट भी बना। ये सब वही पीरियड है, 1857 के बाद का पीरियड है जहां अंग्रेजों ने कोडिफिकेशन शुरू किया। आप जो मेजर जिसको आप एनएक्सटी नाम अपने प्रोग्राम का दे रहे हो, नरेंद्र मोदी जी ने भी इस प्रोग्राम में ये कहते हुए कहा कि हम 20वीं सदी के जो कानून हैं उनसे हम 21वीं सदी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। हमें 21वीं सदी में जो नागरिक रहते हैं उनको न्याय देना है, उनको गुड गवर्नेंस देना है। और कानून हमारे 20वीं सदी के होंगे तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे हमारे नागरिकों के साथ, गुड गवर्नेंस नहीं दे पाएंगे, हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, हम उनका ईज ऑफ लिविंग नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने जो अंग्रेजों के जमाने में बने हुए कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, उनको बदला। और खाली उनको ही नहीं बदला, 1633 ऐसे कानून थे जिनकी आवश्यकता नहीं थी, उनको भी समाप्त किया। और मैं इस विषय पे ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों को भारतीय नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो दंड संहिता लेके आए। नरेंद्र मोदी जी को भारतीय नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए वो न्याय संहिता लेके आए। ये चेंज है, यही फर्क है। It's been a revolution, ladies and gentlemen. So the entire penal code, the legislative code in terms of the application to criminal laws have all been changed in the past 2 years. They've all been modernized, enhanced. It's called the Bharatiya Nyaya Samiti. Sir, 660 crore, that's just under 7 billion pages. 660 crore pages of court procedures, court documents digitize किए गए हैं। ये इसको सर्च करने में, रिसर्च करने में, इससे क्या सहूलियत मिलेगी अब आगे पीढ़ियों को? देखिए, अब कोई फैसला कभी कलकत्ता हाई कोर्ट में हुआ, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ। अब वो उसका रिसर्च पेपर कहीं स्टोर में पड़ा है, उसको कुछ चूहे भी खा गए, कुछ साई भी फैल गई। तो वो जो रिसर्च करने वाला है या जो हमारा एडवोकेट है, वो उस फैसले में जज ने क्या लिखा, क्या आर्गुमेंट हुए, वो देख नहीं पाएगा ढंग से। इसलिए हमने डिजिटलाइजेशन के काम को बड़े पैमाने पर हाथ में लिया। और जैसे आपने कहा कि आने वाले समय में अगर कोई आदमी, जब से हमारा यहाँ कोर्ट सिस्टम शुरू हुआ है, इवन हम पहले से भी हमारे यहाँ जो हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंच व्यवस्था थी, उनका भी कोई ताम्रपत्र है तो हम उसको भी डिजिटलाइज कर रहे हैं। कारण क्या है कि भारतीय न्याय व्यवस्था उस समय भी बहुत अच्छी स्थिति में थी, ऐसी बात नहीं है। जब हम स्वतंत्र नहीं रहे, परतंत्र हो गए, तो हमारे पर दूसरी एक न्याय व्यवस्था थोप दी गई। तो हमारी जो न्याय व्यवस्था थी, जिसको हमने पंच परमेश्वर की न्याय व्यवस्था की, वो हमारे से लुप्त होती गई। तो हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स के माध्यम से भी उनको ढूंढा और उन सब का हम डिजिटलाइजेशन करा रहे हैं, जिनका लीगल इंपॉर्टेंस है। ये आने वाले समय में ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है न्याय के क्षेत्र में। 7 billion pages of court records from all over the country. सर, ईज ऑफ लिविंग की मैं बात कर रहा था। प्रधानमंत्री भी इसकी चर्चा करते हैं क्योंकि नागरिक के लिए, सिटीजन के लिए, दैट्स व्हाट मैटर्स। जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कुछ एप्लीकेशन फाइल करने के लिए या कॉलेज में एडमिशन करने के लिए सब कुछ गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना पड़ता था। अब सेल्फ अटेस्टेशन है, ऑनलाइन फाइलिंग है। सो ईज ऑफ लिविंग से जो कानून घट रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रही है, और नागरिक में जो हम कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि आप सच बोलते हो एंड वी ट्रस्ट यू, इससे ईज ऑफ लिविंग की क्या बढ़ोतरी हो रही है? देखिए, हम अगर लीगल फील्ड में बात करें तो हमारे यहाँ ई कोर्ट प्रोजेक्ट फेज 1, फेज 2, फेज 3, अभी 3 में हम चल रहे हैं। एक मैं लिटिगेंट के नाते बात करूं कि अगर मेरा केस चल रहा है और मेरी अगली पेशी क्या है, तो इस प्रोजेक्ट से पहले मैं या तो मैं वकील साहब को पूछता
या मैं रीडर को पूछता मेरी नेक्स्ट पेशी क्या है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकों को सुविधा देने के लिए, लीगल क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कियोस्क बनाए, सेवा केंद्र बनाए, और वहां जाकर के उस मशीन में टच स्क्रीन के माध्यम से वो अपना केस नंबर डालेगा, तुरंत ही आ जाएगा कि इस कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है और उसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट ये है। यही ईज ऑफ लिविंग हम हर क्षेत्र में लीगल फील्ड में उपलब्ध करा रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी, थोड़ा एक टेक्निकल सवाल पूछूंगा क्योंकि आप इस पे चर्चा बहुत करते हैं, दिस कॉन्सेप्ट के लिटिगेशन कम हो, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स की बढ़ोतरी हो, इस पे क्या भारत में काम चल रहा है? देखिए, एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, एक कंसेप्ट जो था उसको नरेंद्र मोदी जी के पीरियड में बहुत काम हुआ है। हमने मीडिएशन को बढ़ाया है, हमने कंसिलिएशन को बढ़ाया है और हमने आर्बिट्रेशन को बढ़ाया है। और इसके द्वारा हम चाहते हैं, और प्री लिटिगेशन सिस्टम को भी हमने ठीक किया है, कॉमर्शियल कोर्ट हमने मजबूत किए हैं। इससे जो पेंडिंग मुकदमे हैं वो निश्चित रूप से कम होंगे। ये हमारे, और उसके साथ साथ जो हमारा ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3 है, उसके माध्यम से सपोज करो कई बार दिल्ली में क्या होता है, एडवोकेट ट्रैफिक में फंस गए और कोर्ट नहीं पहुंच पाए, उनका केस सुनवाई के लिए आ गया, तो उस समय तो वो अपनी आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर पाते थे, पहले एक टाइम था। अब हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप अपने केस को आर्ग्यू कर सकते हो, ये सुविधा दी। हमने ई फाइलिंग की सुविधा दी। ये जो नए एक्ट जिनको आपने कहा कि आईपीसी की जगह हम भारतीय न्याय संहिता लेके आए और सीआरपीसी की जगह हम नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आए, इंडियन एविडेंस की जगह हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेके आए, इनमें हमने ये प्रावधान किया कि आप घर बैठे भी ई फाइल कर सकते हो, और अगर आप कहीं रास्ते में हो और कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप अपना कंप्यूटर खोलिए, आप लैपटॉप खोलिए और कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरे केस को आर्ग्यू कर सकता हूं। ये ईज ऑफ लिविंग है इन लीगल फील्ड में। सर, एडीआर के साथ साथ आर्बिट्रेशन का भी मुद्दा होता है। नो, ये थोड़ा तकनीकी सवाल है, लेकिन कभी कभी आर्बिट्रेशन भारत से बाहर चले जाता है। लोग कहते हैं सिंगापुर जाओ, दूर जाओ। भारत ये आर्बिट्रेशन का हेडक्वार्टर कैसे बन सकता है? देखिए, ये आपने बहुत सही सवाल उठाया। 4 ऐसे आर्बिट्रेशन सेंटर हैं जिनकी आप क्रेडिट कहिए कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छी बनी हुई है। उसमें आपका सिंगापुर आर्बिट्रेशन का सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर, आपका दुबई का है, हांगकांग का है, लंदन का है, और नरेंद्र मोदी जी की ये इच्छा भी है कि हम आर्बिट्रेशन हब बनाएंगे भारत को, क्योंकि उसमें हमने केसेस देखे हैं कि काफ़ी केसेस होते हैं जो भारत से संबंधित ही होते हैं। एडवोकेट भी कई बार भारत के होते हैं, कई बार 1-2 बार तो ऐसा समझ में आया कि जज भी भारत के हैं। तो भारत आर्बिट्रेशन का हब बने, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी आर्बिट्रेशन एक्ट में भी संशोधन किया, मीडिएशन एक्ट में भी संशोधन किया, और एक और संशोधन आर्बिट्रेशन एक्ट में प्रस्तावित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एडीआर को, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से जोर दे रहे हैं, आने वाले समय में भारत भी आर्बिट्रेशन का एक मजबूत हब बन करके उभरेगा। ये बहुत खुशी की खबर है दैट इसको हम फुल डायमेंशन, फुल 360 से देख रहे हैं। मेघवाल जी, एआई के ज़माने में हाल ही में भारत में अभी एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है। विश्व भर के 40 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट थे यहाँ पर, सारी एआई कंपनीज के सारे फाउंडर्स सब यहाँ पर आए थे। एआई की गवर्नेंस की लीगल फ्रेमवर्क में भारत क्या मार्गदर्शन दे सकता है? देखिए, जो अपने एआई ग्लोबल समिट की बात की जो भारत में हुई, ये इंडस्ट्री 4.0 का एक कंपोनेंट है। हम अगर थोड़ा पीछे चलें तो जब इस दुनिया में स्टीम के इंजन का आविष्कार हुआ तो उसको इंडस्ट्री 1.0 बोला, और जब इस दुनिया में बिजली का आविष्कार हुआ, पावर का, तो इसको इंडस्ट्री 2.0 बोला, और जब इस दुनिया ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
तो उसको इंडस्ट्री 3.0 बोला। लेकिन अब जब हम इस युग में प्रवेश कर गए हैं, इंडस्ट्री 4.0, तो उसके मेजर कंपोनेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, आईओटी है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सब उसके पार्ट है और हम इसके बिना रह भी नहीं सकते। इंडस्ट्री 1.0 आया था, तब भी कुछ लोगों ने विरोध किया कि नाव चलाने वाले क्या करेंगे। इंडस्ट्री 2.0 आया, तब लोगों ने कहा लालटेन बनाने वाले क्या करेंगे, पेट्रोमैक्स बनाने वाले क्या करेंगे। और इंडस्ट्री 3.0 आया, तब भी लोगों ने कहा कि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं रुका। इंडस्ट्री 1.0 भी आया, 2.0 भी आया, 3.0 भी आया और नागरिकों के जीवन को आसान करते गए और रोजगार के अवसर भी बढ़ते गए, रोजगार के स्वरूप भी बदलते गए। तो अभी जो ग्लोबल समिट हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भारत में, उसमें निचोड़ ये निकला कि माना ये हमारे लिए चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें साइबर केसेस बढ़ेंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कुछ केसेस बढ़ेंगे, चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हमें अवसर में बदलना है। इसलिए इस समिट में ही तय हुआ कि रोजगार के अवसर कम नहीं होंगे, एआई टेक्नोलॉजी आने के बाद रोजगार का स्वरूप बदल जाएगा, जिसके लिए हम तैयार हैं, जिसके लिए भारत तैयार है। और नरेंद्र मोदी जी अपने गवर्नेंस में इसकी प्राथमिकता देते हैं कि इसको हमें भारत को इसके लिए तैयार रखना है। और आपकी आज की कॉन्फ्रेंस, आपका सेमिनार भी इसी को ही इंगित कर रहा है। मेघवाल जी, इसी मामले पे और इसी मुद्दे पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इसकी लाइन कहाँ है, हद कहाँ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आजकल लॉ स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ऐसे रिसर्च करने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं रिसर्च करना एआई से अच्छा है, सही है, लेकिन एआई आपका पेपर लिख रहा है वो गलत है। इन द लीगल फ्रेटर्निटी विद इन द प्रैक्टिस ऑफ लॉ लाइन क्या है? क्योंकि कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ऐसा जमाना आएगा कि भी कंप्यूटर ही जजमेंट भी पास कर रहा है। कुछ देशों में इस तरह के प्रयास हो भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अपनी जगह है और मनुष्य का दिमाग अपनी जगह है। ह्यूमन बीइंग का स्थान कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती। ऑन दैट वेरी फिलोसॉफिकल नोट, अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे साथ इस मंच पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने बहुत क्लैरिटी दी है कि क्या लीगल रिफॉर्म की स्पेस पे यहाँ पर भारत में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू। That, of course, was our special segment on Next in Law. We will return to it shortly with another panel discussion as well. But for now, I want to quickly turn our focus to Next in Finance. Yes, of course, at the end of the day, it is very important to have a robust economy and equitable finances. But what is going to be the impact of artificial intelligence on this sector? Well, for this segment, as part of Next in Finance, and to talk about the theme of AI and finance, we have a very erudite panel that is with us already in our Bharat Mandapam venue, which is, of course, hosting the NXT 2026. I want to quickly invite on stage Ameya Prabhu, MD NAFA Capital. Ameya, welcome. Also with us is Amar Shah, MD and Head of Global Markets, NFPR for Bank of America. Amar Shah, welcome as well. Mr. Bipin Babu also joins us now, founder GrowQR AI. Could we please have you on stage as well, Bipin? And this panel is going to be moderated by Dr. Namit Choksi, CEO of Tend Health. So Dr. Namit, you have to put on your moderator hat for this session. Thanks for doing the honors, and over to you. Good afternoon, everyone. Such a pleasure to be here, and we have a August gathering and a great, panel discussion here. The focus of this panel will really focus on what's next in finance. We have a regulator here, we have a family office allocator here, and we have someone who works at the intersection of AI in a lot of things in finance. So, going to be an interesting afternoon. Let me actually, start with Amay.
India is often described as the next major growth story. And as an investor who operates in India and also outside, where do you think the most compelling opportunities will lie in the next 5 years and in the next decade? Thank you, Namit, and thank you for having me here. I'd like to thank the entire NXT team and Kartikeya ji to having invited me here on this august platform. I would disagree when people say that India is the next growth story, because India is the current growth story. It is not only today's growth story, it was also yesterday's growth story, it is tomorrow's growth story, and it's also day after tomorrow's growth story. I think today, if you see, I always tell people that India is not an emerging market, it is a re-emerging market. Because if you look at history over the last 2,000 years, and the Honorable Ambassador Bartoli spoke about the relationship between India and Italy and of Rome and India in those days. India has always been a global economic powerhouse. We have always been up to 20 to 25% of global GDP. Of course, today we are 2.2% of global GDP, but in the last few years, thanks to our government, we have massively expanded. So India is today's growth story, India is tomorrow's growth story, and India is a growth story which will remain, at least for the working lives of all of us in the audience who are here. I see a lot of young students here who are listening to us, and I think for all of your lifetime, your country, your economy, and your passport will become increasingly more powerful, because ultimately, when the economy becomes powerful, your passport becomes powerful. And I think that is very true of India. Secondly, you asked me which are the sectors which will do well. India is like an ocean. And when the tide goes up, every ship in the ocean goes up. So similarly, today, if you ask me, every sector, if you ask me, I cannot pinpoint one sector. You are from the life sciences and pharmaceutical sector. Yesterday, we had a great panel on that with Dr. Kakkad, yourself, amongst others. Life sciences is one space. Agriculture is another space. Today, due to the geopolitical instability, we are all talking about defense. Defense is another space. We have the second largest standing army in the world, one of the largest air forces and navies in the world. Defense is another space. Then you have industrials, you have steel, you have AI. So I think when the tide goes up, and India is a rising tide, the entire economy will, I would say, in a secular fashion grow. And of course, at the end of the day, every device, the human body needs water, the economy needs finance. Finance is the lifeblood of water, and this panel being relevant on that. So the finance industry, not only does it have to keep pace with the growth of the economy, it has to stay one step ahead, so as to not only meet the challenges of today, but also the challenges of tomorrow and day after. Very well put. And I really echo that, right? Like, we have a lot of these, that India's time is right now. And in my head, I was like, India's time was there always, and it will continue being our time. Let me switch gears a little bit. We have Amar joining us from New York, and he's a regulator. And, as someone in finance, we have a love-hate relationship with regulators. So, onto that, since 2008 financial crisis, the global financial system has seen a massive expansion, really, in terms of regulation. Now, someone who sits, at that intersection of regulation and finance, has the regulatory architecture actually made markets safer, or has it made it significantly more complex and increased the cost of doing business? Very good question, Namit. First of all, pleasure to be here. And again, I thank you, NXT Conclave, to invite me all the way from New York. It's been a pleasure here, hearing all the guests. Coming to the regulatory framework, right? I think the financial crisis, and I was in the heart of the financial industry back in New York when all of this fell down. Very bad time back in the day. Post 2008, I think the market definitely has become safer. The regulatory architecture put together, not only by the US, but by the global regulators and the central banks around the world, have really made the market very, very safe for the investors and also for the financial community. Things like increased capital requirements, increased regulatory liquidity standards, adding stress testing to global financially important institutions, building regimes like resolution and recovery planning, all of that has significantly improved a lot of regulatory burden for the financial institutions. So you're right, it is kind of counterproductive to deploying more capital, using more capital, but at the same time, it has risen
the investor confidence significantly. An average investor has more confidence in the market post 2008 than what it was. It is evident by the market volumes, the growth of new products and sectors across the world. Cross-border movement of capital has increased significantly because of that. Along with that, there has been a lot of expansion on transparency. The reason why the 2008 crisis came into light is a lot of people didn't understand complex financial products, right? So derivatives market is very opaque to a lot of people. So a lot of transaction reporting frameworks have been established globally, and that has resulted in significant improvement in transparency for the entire community. It does add a little bit of inefficiency if you think about it, but in the theme of AI, which we're going to talk about, I think this complexity that has been created will be oversimplified by the newer tools available, both to the investors as well as the financial community, that can decipher this information and can actually make better decisions using the information that the regulators provide. I think it's a win-win for both the community, the investors, as well as the promoters, if you will, for the company. I see. That's very helpful, right? And I mean, to protect public capital has become so increasingly important because it's all your hard-earned money, you know, out in the markets. And I echo that. You mentioned AI, which I think is a perfect gateway to question for Bipin. You know, AI is increasingly being used now for, you know, research, trading, portfolio construction. Do you believe AI will fundamentally outperform human investors, or will the best investors be those who combine AI with what they do day to day? Thanks, Namit, you know, it's a great honor being on this stage, and thanks to our friend and honorable MP Kartikeya Sharma. To answer your question, Namit, I believe that for traders, for investors, AI will always remain to be a tool that actually harnesses their strength much more. And I firmly believe that whatever SLM models we build, you know, whatever AI diffusion we do, be it in finance industry, be it in any other industry for that matter, humans would remain, should remain, you know, at a level where they use this tool and make their decision-making power much better. And anything around analysis or anything around processes, they should let the model do. They should let the AI tool do. And it actually makes you more powerful. It's like, you know, Arjun getting